छह एलिमेंट्स फायर, अर्थ, वुड, विंड और लाइटनिंग, ये छह एलिमेंट्स कोर एलिमेंट्स हैं जो कि हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है और इस दुनिया में अमन और शांति को कायम रखने में मदद देते हैं। इन छह एलिमेंट्स ने दुनिया को बनाया और छह एलिमेंट्स दुनिया में हार्मोनी क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कोर एलिमेंट है जिसे डार्कनेस कहते हैं। एक तरफ छह एलिमेंट्स हैं और दूसरी तरफ एक एलिमेंट डार्कनेस का, जो कि छह के छह एलिमेंट्स को चैलेंज करता है। वो इतना पावरफुल एलिमेंट है। तो छह एलिमेंट्स को यूज करने वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग ऑर्डर के अंडर आते हैं। यानी अगर कोई पानी की पावर को यूज कर सकता है तो वो ऑर्डर ऑफ वाटर में आएगा, अगर कोई एयर की पावर को यूज कर सकता है तो ऑर्डर ऑफ एयर में आएगा। इसी तरह डार्कनेस को यूज करने वालों को एबिसल कहते हैं। जहां पर छह एलिमेंट्स दुनिया में अमन शांति को कायम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, वहीं पर ये जो एबिसल है यानी कि डार्कनेस वाला एलिमेंट है, ये इवॉल्व होता जा रहा है और इवॉल्व होने के बाद ये दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो सबसे पहले 845 में पहला एबिस अपीयर हुआ था और उसने अपीयर होने के बाद बहुत सारे इंसानों की जान ले ली। बहुत सारे इंसान उसके हाथों से मारे गए थे और उस दिन के बाद से इंसानियत इस बात से बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि कभी भी किसी वक्त कहीं पर से भी कोई डार्कर अबिसल अपीयर हो सकता है और अपीयर होने के बाद वो प्योर डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंसानों की मौत लाते हैं। तो पहले ये अबिसल्स कम से कम 4 से 5 साल के वक्फा से अपीयर हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अबिसल्स जो थे वो 4 से 5 महीने के वक्फे से अपीयर होना शुरू हो गए और इस तरह इंसानियत का खात्मा नियर हो चुका था। तबाही मची थी, इंसानियत बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि हर बार जब अबिसल अपीयर होते थे तो वो इवॉल्व हो चुके होते थे। हर बार उनकी इवोल्यूशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती थी। इन अबिसिस से फाइट करने के लिए नाइट्स और सोल्जर्स ने बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है, यानी कि अपना सैक्रिफाइस देते हुए लोगों की जान बचाई। लेकिन नाइट्स और सोल्जर्स हर साल बहुत ही बड़ी तादाद में इन अबिसल्स के हाथों से मरते हैं। सन 845 से आज सन 1186 हो चुका है, लेकिन इंसानियत आज भी डर के साए में जी रही है। तो वो सन 1186 था, हिलगार्ड, जहां पर व्हाइट नाइट अपीयर हुआ। व्हाइट नाइट एक अबिसल को नाम दिया गया। व्हाइट नाइट एक ऐसा पावरफुल अबिसल था जो कि बहुत ही अपर लेवल तक विकसित हो चुका था, यानी कि उसकी इवोल्यूशन बाकी के सभी अबिसल से ज्यादा बेहतर थी। तो सेक्रेट चर्च ने अपनी थर्ड आर्मी की कमांड के तहत वहां पर अपने लोगों को भेजा, अपने नाइट्स और सोल्जर्स को भेजा, ताकि वो जाकर इस वाले व्हाइट नाइट अबिसल को मार सके, व्हाइट नाइट अबिसल को पैसिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर फाइनली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर सन 1186 है और जगह का नाम है हिलगार्ड, जहाँ पर ये अबिसल अपीयर हुआ है। ये अबिसल एक लड़की है और इसका नाम व्हाइट नाइट रखा गया। इसकी एवोल्यूशन बाकी सभी से बहुत ज्यादा बेहतर थी और ऊपर से इसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर की धारियां थी, जिसकी वजह से उसे शायद ये नाम दिया गया है। जहाँ पर कुछ नाइट्स जो कि चर्च की तरफ से वो उसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अबिसल बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन सभी का मुकाबला कर रही है और उन सभी को बड़ी आसानी से मार रही है। तो उसके सामने जो सोल्जर्स और नाइट्स होते हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा, ये तो हम सभी को मार डालेगी। लेकिन वो सोल्जर्स और ब्रेव है, इसी वजह से फाइट तो करनी है। जबकि अबिसल भी सामने से अपने हाथ में पावर को रिलीज करते हुए जैसे उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, उसी वक्त उसके ऊपर फायर अटैक होता है जो कि एक मेज की तरफ से होता है। तो यहीं पर हमें साइड के ऊपर का सीन भी दिखाते हैं, जहां पर कुछ मेजेस भी होते हैं, यानी कि ये सभी विजर्ड्स होते हैं और यानी मैजिशियंस होते हैं, पावरफुल अटैक्स को यूज कर सकते हैं। वो लॉन्ग रेंज अटैक्स करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, अबिसल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो कमांडर ने ऑर्डर करता है कि जल्दी से फायर के साथ अटैक करो। सभी लोग फायर के साथ अबिसल के ऊपर अटैक करते हैं। अबिसल वहां पर एक जबरदस्त चीख मारती है और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। उसके पास डार्कनेस की पावर होती है। वो डार्कनेस की पावर के साथ वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहां पर मार रही होती है। तो यहीं पर चर्च के कमांडर्स को भी दिखाते हैं। तो कमांडर्स जो होते हैं वो ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो थर्ड आर्मी का जो कमांडर होता है उसका नाम निक विलियम्स होता है। तो निक विलियम्स कहता है ये बैटल तो काफी ज्यादा टफ है। इस एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये वाली जो फाइट है व्हाइट नाइट के साथ काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है और काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि व्हाइट नाइट पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो इसके साथ जो बुड्ढा मास्टर है उसका नाम एंसल होता है और ये मैजिशियंस का लीडर होता है। तो वो एंसल उसे कहता है, कमांडर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एबिसल्स के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इनके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा कम है। अभी तक तो हमने बहुत ही कम रिसर्च की और पता नहीं कि इनके इवोल्यूशन का पैटर्न कैसे काम करता है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर एक अपर हैंड है, क्योंकि हमारे पास मैजिशियंस और हमारे पास नाइट्स और सोल्जर्स हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस एबिसल को हरा सकते हैं, लेकिन हमें केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। तो कमांडर नीको से कहता है कि आर्चमेज एंसल आप तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं, ये तो प्रीवियस मिशंस की तरह ही है। हम लोग यहाँ पर आसानी से इसको भी हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे सोल्जर्स हैं और वैसे भी आप भी यहाँ पर इसके साथ साथ हमारे पास मास्टर कार्लोस भी है। मास्टर कार्लोस के होते हुए यहाँ पर हमें किस बात का डर है। तो कार्लोस गोंसालिस जो होता है वो एक पॉन्टिफ नाइट होता है। पॉन्टिफ नाइट यानी कि उसका होता काफी ज्यादा स्पेशल है और वो काफी ज्यादा स्किलफुल मेज भी है, मेज नहीं नाइट है। तो एंसल लोगों से कहते हैं मुझे अभी भी लगता है कि ये वाला एबिसल पहले वालों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये दूसरों वालों से काफी ज्यादा अलग है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जहाँ पर जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो सच ना हो और ये आम सा एक एबिसल हो जिसे हम लोग आसानी से हरा सके। तो इसी के साथ ही सामने का सीन फिर से दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे एबिसल की इनर बॉडी का सीन दिखाते हैं। एबिसल के अंदर जो लड़की होती है वो वहाँ पर डार्कनेस में लिपटी होती है। वो कहती है बाहर इतना ज्यादा श्योर क्यों है, लगता है कोई फाइट कर रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये सभी लोग मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ उसके ऊपर फायर अटैक होता है। फायर की बॉडी के ऊपर जब फायर
अटैक होता है तो वो बेचारी लड़की अंदर से चिल्लाती है और कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे वो जहाँ पर जोरदार चीख मारती है, इसी के साथ उसकी पावर्स और ज्यादा रिलीज होती है। जब उसकी पावर्स रिलीज होती है तो वो पावर्स बाहर वाली बॉडी जो है वो भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नाइट्स वहां पर मारे जाते हैं। ये देखकर कमांडर निक कहता है कि एबिसल जहाँ पर अपने किसी फाइनल चाल को चलने वाला है, तो अब हमें भी यहाँ पर कुछ करना होगा। तो डार्कनेस की जो पावर होती है वो नाइट्स की बॉडी के अंदर से उनकी सोल्स को भी ऑब्जर्व कर सकती है। तो वो डार्कनेस की पावर को यूज करते हुए उनकी बॉडी के अंदर से सोल्स की पावर को खींच रही होती है, क्योंकि वो जो डार्कनेस होती है वहां पर ब्लैक कलर का स्मोक क्रिएट करती है। कमांडर निक कहता है आर्च बिशप एंसल बताओ कि ये ब्लैक कलर का स्मोक क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है। आर्च बिशप उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, और इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता, व्हाइट नाइट से निमटने के लिए हमें कुछ और करना होगा। तो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सोल्जर्स को वहां पर शील्ड प्रोवाइड करते हैं और साथ ही उनकी हेल्थ को रिकवर करने में उनकी मदद करते हैं। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे आर्च बिशप हैं एंसल ने यहाँ पर अपने स्पेल को कास्ट किया है ताकि हम लोग इस ब्लैक कलर के धुएं के साथ इफेक्टेड ना हो। इसी के साथ ही कमांडर निक उन सभी लोगों से कहता है कि मेरी थर्ड आर्मी की स्क्वाड मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो जैसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो ये सभी नाइट्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग भागते हुए जाकर अबिसल के ऊपर अटैक करते हैं। तो अबिसल के ऊपर बहुत ही जबरदस्त घमासान अटैक हो रहा होता है। एक तरफ से मैजिशियंस अटैक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से नीचे से नाइट्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो अबिसल को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा है, अबिसल के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग अबिसल को अब हरा पाएंगे क्योंकि अबिसल अब बुरी तरह से जख्मी हो रहा है। लेकिन अबिसल का साइज बड़ा होने के साथ साथ उसकी पावर्स भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो जब भी उनके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत सारे नाइट्स उस अटैक से मारे जाते हैं। बार बार उनके ऊपर साथ साथ अटैक किया जा रहा है। इस बार जब वो अटैक करता है तो उससे बहुत सारे नाइट्स मारे जाते हैं, बेचारे वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं। जबकि बाकी के नाइट्स जो होते हैं अपनी बॉडी को सामने की तरफ करते हुए अपने आप को कवर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स मारे गए और उनकी डेड बॉडीज ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती हैं। जो बाकी के नाइट्स होते हैं अपने आसपास देखते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हीं के वो साथी थे जो अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ फाइट कर रहे थे लेकिन अब मर चुके हैं। तो इन्हीं में से एक नाइट जो होता है वो अपने साथी को मरा हुआ देखकर कहता है कि हम लोग इस अबिसल को नहीं हरा सकते क्योंकि इस बार का अबिसल जो है वो पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे। और अबिसल भी बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है। इस बात से वो नाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर कार्लोस वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर कार्लोस वहां पर आते हुए उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी दुश्मन के सामने अपने डर को जाहिर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने घर, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर फाइट करना होगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे हमारे ही भाई थे, हमारे ही दोस्त थे, उन सभी की मौत को यहाँ पर जाया नहीं होने देंगे, हम सभी को उठकर फाइट करना होगी। सोल्जर जो होते कहते हैं ये तो पॉन्टिफ नाइट यानी कि कार्लोस है, मास्टर कार्लोस गोंजालेस आ चुके हैं, हम तो इस बारे में भूल ही गए थे कि मास्टर गोंजालेस भी हमारे साथ है। तो अब जबकि वो हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है, चलो जल्दी से फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। मास्टर कार्लोस गोंजालेस अब अपना घोड़ा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सभी सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनको एक नई हिम्मत देते हैं। ये सभी लोग दोबारा से बिसल के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और कार्लोस गोंजालेस जो कि एक पॉन्टिफ नाइट है वो अपने सोल्जर्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सभी सोल्जर्स के हौसले पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब यहाँ पर पावरफुल नाइट है। तो कार्लोस वाकई में एक बहुत ही बहादुर सोल्जर होता है। तो वो अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही उसके करीब जाने के बाद घोड़े के ऊपर से जंप लगाता है और अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ अटैक करता है। उसकी तलवार के अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है और लाइटनिंग के साथ जब वो सामने की तरफ अटैक करता है, हमारी जो छोटी अबीसल होती है जो कि अबीसल की बॉडी के अंदर होती है वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं ये सभी लोग मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सभी लोग मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, मैं यहाँ पर ये सारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं मरना चाहती हूँ। इसी के साथ ही पीछे की तरफ बढ़ती है। ये देखकर हमारा कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये हो क्या रहा है, आज से पहले तो कभी भी किसी अबीसल ने अपने चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखकर अपने आप को कवर नहीं किया, लेकिन ये अपने आप को कवर कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये अबीसल पहले से बहुत ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रहा है इंसानों की तरह। यहीं पर बाकी के सभी गार्ड्स को दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो वहां पर देखो मास्टर कार्लोस के अटैक ने काम किया, वो अबीसल पीछे की तरफ हट रहा है, वो अबीसल पीछे की तरफ हट रहा है, तो हमें उसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर हम लोग उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करें तो हो सकता है कि हम लोग उसे एक ही झटके में मार डालें। अभी सोल्जर्स जो होते हैं फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी अबीसल के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अबीसल की तरफ दिखाते हैं चेहरे के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखकर खड़ी होती है क्योंकि वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को उतारने वाली है। और इसी के साथ ही कार्लोस भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। कार्लोस से देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ तो गलत है। वो चिल्लाकर अपने सोल्जर से कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी उसके करीब मत जाना। सोल्जर जो होते हैं वो इतनी दूर से क्या चिल्लाकर कह रहे हैं क्योंकि सोल्जर्स दूर होते हैं, इसी वजह से वो कमांडर की बात नहीं सुन पाते। वो कहते हैं मास्टर कार्लोस वहां पर क्या चिल्ला रहे हैं, हमें आवाज नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है। इसी के साथ ही अबीसल की तरफ दिखाते हैं कि अबीसल जो होता है वो अपने सर के ऊपर से अपने मास्क उतार लेता है जिसकी वजह से वहां पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो इस बार जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है जो कि उसके सामने जितने भी नाइट्स और सोल्जर्स होते हैं उन सभी को कवर कर लेता है और उन सभी के कवर होने के बाद सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो हमारे जो कार्लोस होते हैं अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार को सामने करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही बचा पाते हैं और बाकी के सभी लोगों को नहीं बचा पाते। वहां पर और भी जबरदस्त धमाका होता है, इतना जबरदस्त धमाका होता है कि दूर से दिखाई दे रहा होता है। अंडर निक और एंसल दोनों दूर खड़े सब कुछ देख रही होती है, वो भी अपने आप को कवर करते हैं और कहते हैं वहां पर क्या चल रहा है, मास्टर गोंजालेस ने क्या उन सभी को बचा लिया या सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर कार्लोस गोंजालेस अपनी तलवार को सामने की तरफ करते वहां पर डार्कनेस की पावर को ब्लॉक कर रहे होते ताकि वो उसके साथ हिट ना हो। इसी के साथ ही वो तलवार के उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। उसको ब्लॉक करने के बाद उन्हें भी काफी लंबे सांस चढ़े होते हैं और वो सामने की तरफ देखते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो अबीसल की जो बाहर वाली बॉडी होती है वो फट चुकी होती है। बाहर वाली बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पर बस एक छोटी सी बॉडी बची होती है, वहां पर बस एक छोटा सा डार्क कलर का धुआं सा बचा होता है। तो इस बात से मास्टर कार्लोस काफी ज्यादा गुस्से
गुस्से में होते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे साथी यहाँ पर मारे गए हैं। तो वो कहते हैं तुम कमीने अबिसल कहीं, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मास्टर कार्लोस अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके। जब अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पर सामने जो ब्लैक कलर का धुआं सा होता है, उस धुएं के अंदर से एक लड़की का हाथ बाहर निकलता है। फिर साथ ही लड़की की पूरी बॉडी उसके अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती है। ये देखकर मास्टर कार्लोस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कहते हैं क्या ये तो एक इंसानी लड़की है। तो एबिसल की बॉडी के अंदर से एक छोटी इंसानी लड़की बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो भी लंबे लंबे सांस ले रही होती है। अभी वो सांस ही ले रही होती है कि मास्टर कार्लोस अपनी तलवार को उसके सामने करते हैं और वो लड़की काफी घबरा जाती है। तो मास्टर कार्लोस कहते हैं हिलना मत। तो वो बेचारी छोटी लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, ऊपर से यह बेचारी नंगू पंगू सी, तो वहां पर अपनी इज्जत बचाकर उसके सामने बैठी होती है और साथ ही वो उसके आंसू भी बह रहे होते हैं। वो रोना शुरू कर देती है और कहती है क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कार्लोस गोंजालेस से कहते हैं कि मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इंसानी भाषा बोल सकते हो और ऊपर से तुम्हारे पास इंसानी बॉडी भी होगी, तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इवॉल्व हो चुकी हो। कार्लोस कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें इस बड़े से एबिसल की बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी यहाँ पर इस बात के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता कि तुम वही एबिसल हो जिसने अभी भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों की जान ली है। तुम तो एबिसल की बॉडी के अंदर से निकली हुई एक मॉन्स्टर हो। तो वो उसे कहती है क्या एक एबिसल, क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ? मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं सर देखो अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं, इन सभी लोगों को तुमने मारा है। अपने आसपास देखते हो, इसी के साथ वो फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कार्लोस उसे कहता है कि जब भी कभी हम लोग एबिसल से फाइट करने के लिए अपने सोल्जर्स को लेकर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हर बार हम लोग बहुत सारे लोगों की जान गवा देते हैं। तो एबिसल उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो कार्लोस उसे कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई फरिश्ता हो? क्या तुम कोई एंजल हो जिससे यहाँ पर गॉडेस ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए, वो भी एक एबिसल की बॉडी के अंदर से? क्या तुम्हें लगता है कोई इस बात के ऊपर भरोसा करेगा? तो इसी के साथ ही कार्लोस आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती तब भी तुम मरोगी, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब गलत देती हो या मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो तब भी तुम मरोगी। मैं तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल यह है कि मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और तुम लोग हमारी दुनिया में कर क्या रहे हो? तुम्हारे जैसे ये डार्कनेस के लोग यहाँ पर आकर हमारे लोगों की जान क्यों लेते हैं? फिर साथ उसे कहता है कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर है, तुम सभी एबिसल कितने ज्यादा हो, तुम्हारी डार्कनेस की पावर कितनी है? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो सभी लोग कब अपीयर होने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त कब दोबारा अपीयर होंगे? तो एबिसल उसकी बात सुनने के बाद वहां पर बिल्कुल खामोश होती है, वो उसे कुछ भी नहीं बता पा रही होती क्योंकि उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं होता। वो तो अभी भी यहाँ पर एक एबिसल की बॉडी के अंदर से आजाद होकर बाहर निकली है। तो कार्लोस आगे बढ़ता है, उसको मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है क्या हुआ? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई निगोशिएशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाली हो। तो आगे से एबिसल उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो उसे कहती है तो बस अभी भी यहाँ पर उठी हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो, बस जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। तो कार्लोस ये बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और इसी के साथ अपनी तलवार को उठाता है, साथ ही थंडर पावर को रिलीज करता है। बहुत ही पावरफुल थंडर पावर के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है। वहां पर से बहुत ही जबरदस्त थंडर पावर निकलती है और उसके आसपास जितना ब्लैक कलर का धुआं होता है वो सारे का सारा शटर हो जाता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि उसने तलवार एबिसल के ऊपर नहीं चलाई होती बल्कि ग्राउंड के अंदर धंसाई होती है। तो एबिसल बेचारी इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तो कार्लोस अपने पास से अपने कपड़े उतारता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये लो, पहले जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूम जाता है और सोच रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर किसी एबिसल की मदद कर रहा हूँ? मुझे पता है कि ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये मॉन्स्टर बिल्कुल इंसान के जैसी दिखती है, तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए या फिर मुझे इसे एक मौका देना चाहिए? तो कार्लोस वहां पर खड़ा सोच रहा होता है। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है लड़की क्या तुमने कपड़े पहन लिए? जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है इसी के साथ हमारी एबिसल अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और उसके हाथ के अंदर से आइस पावर निकलती है। एक बहुत ही पावरफुल आइस पावर होती है जो कि उसकी तरफ रिलीज होती है। इस बात से कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमारी एबिसल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। कार्लोस काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मैंने इसकी जान बचाई, इसे कपड़े दिए, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी एबिसल उसकी नकल उतारती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कमांडर निक का सीन दिखाते हैं। कमांडर निक और एंसल दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं वहां पर क्या हो रहा होगा। तो कमांडर निक कहता है काफी देर हो गई है, फाइट रुक चुकी है और वहां पर एबिसल भी दिखाई नहीं दे रहा। कार्लोस अभी तक हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, कहीं वहां पर कुछ बुरा तो नहीं हुआ, चलो वहां पर चलकर देखते हैं। तो वहां पर जब धमाका होता है, आइस का धमाका होता है और इसी के साथ ही कोई वहां पर से भागकर जा रहा होता है। तो कैप्टन निक कहता है ये तो कार्लोस है, जबकि एंसल उसे कहता है नहीं ये कार्लोस नहीं है, इसने यहाँ पर कार्लोस के कपड़े पहने हुए हैं, इसकी बॉडी शेप भी कार्लोस से काफी ज्यादा अलग है और ऊपर से ये आइस की पावर को यूज कर सकता है। मुझे लगता है कि वो एबिसल जो भी था वो यहाँ पर फिर से इवॉल्व हो गया और यहाँ पर अब छोटी फार्म में भागकर जा रहा है। तो कैप्टन निक कहते तो फिर हम लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से वहां पर चल के देखते हैं कि कार्लोस के साथ क्या हुआ और कार्लोस कहाँ पर है। तो सभी लोग अपने अपने सोल्जर से कहते हैं चलो जल्दी से हमारे साथ चलो, हम लोग वहां पर नीचे चलकर देखने वाले हैं। ये लोग वहां पर नीचे पहुंचते हैं तो कार्लोस को नहीं दिखाया जाता कि कार्लोस कहां पर चला गया, लेकिन यहाँ पर एबिसल को दिखाते हैं कि वो बेचारी भागती हुई जंगल की तरफ सामने जा रही होती है। सभी लोग उसका पीछा करते हैं और कहते हैं वो देखो मॉन्स्टर उस तरफ जा रहा है, चलो जल्दी से उसका पीछा करो, हमें इस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। कार्लोस का कुछ भी पता नहीं है कि मास्टर कार्लोस कहां पर है। हमारी एबिसल वहीं पर पीछे की तरफ घूमती है और अपने पास से आइस क्रिस्टल्स उनकी तरफ फेंकते हुए उनके ऊपर अटैक करती है और उन्हें बाय बोलते हुए वहां पर से निकल जाती है। उनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स फेंकने के बाद उस सामने खाई में छलांग लगा देती है, इसी वजह से ये लोग उसे खो देते हैं। तो कैप्टन निक इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर हमारे हाथ से गुस्से में होती है। कमांडर निक कहते हैं इस बार तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार हम उस एबिसल को जरूर पकड़ लेंगे। एक्शन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, एक जंगल जिसका नाम वुडवार्ड होता है। तो वुडवार्ड के जंगल में हमारी एबिसल जो होती है वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। वहां पर वो एक पंछी का पीछा कर रही होती है ताकि उस पंछी को पकड़कर खा सके। तो उस पंछी का पीछा करते हुए उसके सामने एक आइस वॉल बनाती है ताकि उसको ब्लॉक कर सके। उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर
पर जब से मेरे पीछे नाइट्स नहीं आ रहे तब से इसी जंगल के अंदर रह रही हूँ, जंगल के अंदर रहकर पेट पूजा करने के लिए इन जानवरों को खा रही हूँ, इन मासूम पंछियों को खाकर इनकी सोल के साथ अपना पेट भरती हूँ कि मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो नाइट्स मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है और वो मुझे मारना क्यों चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इतना जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर उन लोगों से दूर रहूंगी, इस जंगल के अंदर छुपी रहूंगी, किसी के सामने नहीं आऊंगी तो कोई भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहीं पर वो उस पंछी को पकड़ लेती है और अपनी डार्क पावर के साथ उस पंछी के ऊपर अटैक करती है और उसको मार देती है और उसके बाद उसको खाती है। तो एबिसल कहती है कि मेरी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर सोल्स को एब्जॉर्ब करता है और वो डार्क मॉन्स्टर जो है उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर दूसरे जानवरों को मारना पड़ता है ताकि मैं उस मॉन्स्टर की भूख को शांत कर सकूं। और उस बेचारे पंछी को मारने के बाद वो उसे माफी भी मांग रही होती है और उसके बाद वो कहती है कि अब मैंने यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा खाना खा लिया है तो अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर साथ ही वो देखती है क्योंकि उस पंछी को पकड़ने के लिए वो झाड़ियों के अंदर घुसी थी जिसकी वजह से उसके बाल काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। कहती है लगता है कि अब नहाना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट सीन में पानी का दिखाया जाता है, वो पानी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर नहा रही होती है। वो वहाँ पर नहा रही होती है उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम बारी होता है और वो पास के गाँव में ही रहता है। तो वो लड़का वहाँ पर आता है और उसे दूर से देख रहा होता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो एबिसल भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है ये तो एक इंसान है। लेकिन इसी के साथ ही बारी की बड़ी बहन भी वहाँ पर पहुंच जाती है। बारी की बड़ी बहन का नाम आर्या होती है। आर्या वहाँ पर आती है और आकर बारी की आंखों को कवर करते हुए कहती है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक बहुत ही बुरी बात है, तुम यहाँ पर किसी लड़की को नहाते हुए नहीं देख सकते। आर्या से कहता है कि सिस्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो बस वहाँ पर अचानक से सामने से निकल आई। आर्या ने अपने कंधे के ऊपर एक टोकरी उठा रखी होती है और उस टोकरी के अंदर एक साइज बड़ा होता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे। हमारी जो एबिसल होती है वो उसकी तरफ देखती है और देखते ही वो बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती है और कहती है लगता है कि ये नाइट्स हैं, लेकिन नाइट्स बच्चों की तरह यहाँ पर क्यों आए हैं, लगता है ये मुझे मारने के लिए आए हैं, यहाँ पर तैयार रहना होगा, मुझे पहले इनको मारना होगा। लेकिन वो लोग इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होते। आर्या ने अभी भी बारी की आंखों को कवर किया होता है। बारी उसे कहता है कि मुझे जाने दो, सिस्टर से कहती है नहीं। फिर साथ ही बिसल की तरफ देखते हो तो बिसल के हाथ के ऊपर कट का निशान होता है जहाँ पर से ब्लड बह रहा होता है। ये देखने के बाद वो कहती है लड़की चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, जबकि हमारी अबिसल जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि ये अटैक करने वाली है। तो इसी के साथ ही वो पानी के अंदर से अपने पास से क्रिस्टल्स निकालती है और आइस क्रिस्टल्स को इनके ऊपर फेंक देती है। वो आर्या और बारी के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करती है उसी वक्त जंगल के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और उसके आइस क्रिस्टल्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। उसके आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक करने के बाद ऊपर की तरफ उठता है। फिर साथ ही उन लोगों के पास वहीं पर पानी के अंदर आकर बैठ जाता है। वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या चीज है। तो एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जो कि उनके पास वहीं पर बैठकर एक जोरदार धाड़ लगाता है। इस बात से बिसल और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर है। और साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको मारने लगती है। जैसे ही वो उसको मारने लगती है इसी के साथ ही ड्रैगन अपनी जीभ निकालता है और उसको चाटना शुरू कर देता है। वो बिसल को चाट रहा होता है और बिसल इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद ड्रैगन लॉर्ड जो होता है वो उसी की तरफ ही देख रहा होता है। बिसल कहते हैं मेरी तरफ आगे मत बढ़ना, क्यों था क्या तुम यहाँ पर मुझे खाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मेरे करीब आए तो। लेकिन वो ड्रैगन असल में उसे खाना नहीं चाहता, बल्कि ये ड्रैगन जो है ये जंगल की गार्डियन स्पिरिट है। तो आर्या आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ड्रैगन लॉर्ड है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर साथ ही उसे कहती है ये तो बल्कि यहाँ पर तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रैगन लॉर्ड ने तुम्हारे बाजू के ऊपर जख्म को हील कर दिया। जरा अपने जख्म की तरफ देखो। तो अपने बाजू की तरफ देखते हैं तो बाजू के ऊपर वाकई में जख्म नहीं होता। तो इसी के साथ ही आर्या यहाँ पर अबिसल को कहानी सुनाती है और कहती है कि इस ड्रैगन के बारे में कहानी है। कहा जाता है कि ब्रदर एलन के फादर के साथ वो हंटिंग करने के लिए गया था, लेकिन हंटिंग के दौरान जो है उसके फादर गायब हो गए, फादर कहीं पर गुम हो गए थे और उसके बाद इसी ड्रैगन ने जान बचाई और एलन को यहाँ पर घर तक वापस लेकर आया था। और उसके बाद से ये ड्रैगन यहीं पर रहा, ये ड्रैगन यहाँ से नहीं गया। उसके बाद से ये ड्रैगन वुडवार्ड के जंगल का गार्डियन है। और इसी के साथ ही ड्रैगन जो है वो आर्या को भी चाटना शुरू कर देता है, जबकि वो लोग वहाँ पर उसके साथ हंस कर बातें कर रहे होते हैं। बारी बाहर खड़ा होता है, बारी पानी से बाहर होता है। वो कहता है ये क्या, ये ड्रैगन तो मेरी बहन को खाने वाला है। वो कहता है ये एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, क्या ये हम सभी को खा जाएगा। आर्या उसे कहती है बारी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये ड्रैगन तो हमारे साथ खेल रहा है, ये हम में से किसी को भी नहीं खाएगा। जबकि अबिसल वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये ड्रैगन अचानक से बीच में आ गया और इसने मेरे आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक कर लिया। लगता है कि ये ड्रैगन इस लड़की और लड़के को मेरे अटैक से बचा रहा था। तो नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। इन लोगों को यहीं पर जंगल में रात हो जाती है। ड्रैगन इनके पास ही बैठा होता है। ये लोग वहीं पर आग जलाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद वो आर्या से पूछते हैं, सॉरी आर्या से अबिसल से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अबिसल को उसका नाम नहीं पता क्योंकि उसका नाम कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ ही वो उस जगह का नाम बताती है जहाँ पर से वो आई थी, यानी हिलगार्ड का। तो आर्या उसे कहती है अब जबकि तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है, तुम्हें इतना याद है कि तुम हिलगार्ड से आई हो, तो आज के बाद से हम लोग तुम्हें लिटिल हिल्डी कहेंगे। हम लोग यहीं पर पास के गांव में रहते हैं। हम लोग इस जंगल के अंदर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे ताकि हमारी ग्रैंडमा इससे कुछ मेडिसिन बना सके। भाई तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो। तो लिटिल हिल्डी उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं क्या करने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर बुखड़ू की तरह खाना खा रही होती है। आर्या कहती है लगता है कि तुमने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। तो अबिसल यानी कि लिटिल हिल्डी, तो लिटिल हिल्डी वहाँ पर अपनी उंगलियों के ऊपर दिन गिन रही होती है कि उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। जबकि बारी जो होता है वो अपनी बहन से कहता है सिस्टर तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, जो हमारी जुबान भी ठीक से नहीं बोल पाती, तुम्हें लगता है कि ये कोई पागल है जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं सकती और बोल भी ठीक से नहीं सकती। आर्या उसके सर में पंच मारती है और उसे कहती है बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि ये लड़की बेचारी अपने परिवार से बिछड़ गई है और इस जंगल के अंदर गुम हो गई है। और तुम इस हालत में होते तो तुम भी यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाते, ये बेचारी सदमे में होगी। तो आर्या लिटिल हिल्डी से कहती है लिटिल हिल्डी मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम आगे क्या करने वाली हो। अगर तुम्हारे पास और कोई भी प्लान नहीं है हमारे साथ
रह सकती हो, तुम हमारे साथ वापस गांव में जा सकती हो, क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल बीस्ट है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कहीं और पर जाने का कोई ठिकाना है? तो लिटिल हिल्डी उसे कहती है नहीं मेरे पास और कोई भी ठिकाना नहीं है। तो आर्या कहती है तो फिर ठीक है, फिर डिसाइड हुआ तुम हमारे साथ चलोगी, तुम हमारे साथ तुम्हारे गाँव चलो, हमारे घर जाकर हो, ग्रैंडमा तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। मैं तुम्हें एक बात का वादा करती हूँ कि वहाँ पर ग्रैंडमा का अच्छा सा बना हुआ खाना खाकर तुम बहुत ज्यादा खुश होने वाली हो, तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। वहाँ सुनते लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में बहुत सारा खाना मिलेगा? तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जबकि बारिश यहाँ पर पहली बार कोई समझदारी की बात करता है, वो कहता है हिल्डी सर अपनी तरफ देखो तो सही, तुम वाकई में एक बेवकूफ हो। आर्या ने यहाँ पर तुमसे दो चार मीठी मीठी बातें क्या कर ली कि तुम तो इसके साथ घर जाने को भी तैयार हो गई हो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। कि हमारी लिटिल हिल्डी वहाँ पर सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में जाके हुए मुझे भी ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं जाके हूँ तब से नाइट्स मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मुझे अच्छे लोग दिखाई देते हैं, तो मुझे इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर अपना खाना मेरे साथ बांटा है, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में अच्छे लोग होंगे। तो इसी के साथ ही वो ड्रैगन उठता है। ड्रैगन उठने के बाद उन लोगों को अपनी पूंछ में रैप करता है और उन्हें उठाकर अपनी पीठ के ऊपर बिठा देता है। अरे अभी भी चिल्ला चिल्लाकर कह रहा होता है ये ड्रैगन हमें ऊपर से नीचे गिराना चाहता है, ये हमें गिराकर मार डालेगा, हमें नीचे उतर जाना चाहिए। आर्या से कहती है बेवकूफ तुम अपनी बकवास बंद करो, ये ड्रैगन गार्डियन हमें घर वापस छोड़ने के लिए जा रहा है, ये हमें गाँव छोड़ देगा। जबकि हमारी लिटिल हिल्डी जो होती है वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे यहाँ पर कुछ नए दोस्त मिले और शायद उसे यहाँ पर एक परिवार मिलने वाला है। कहती है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से ये ड्रैगन जो है इनको इनके घर छोड़ेगा जहाँ पर ये लोग अपनी ग्रैंडमा से मिलेंगे। बाद में हमें गाँव का सीन दिखाया जाएगा, छोटे से गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्या और बारी रहते हैं और उनकी ग्रैंडमा के साथ, और ग्रैंडमा के घर में वापस आते हैं और आकर कहते हैं ग्रैंडमा हम लोग वापस आ गए। तो उनके सामने उनकी ग्रैंडमा खड़ी होती है। ग्रैंडमा का नाम क्लियर होता है, तो ग्रैंडमा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो बारी भागता हुआ पहले आकर अपनी ग्रैंडमा के साथ चिपक जाता है, क्योंकि वो ग्रैंडमा से ज्यादा प्यार करता है। तो ग्रैंडमा उनसे कहती है कि फाइनली तुम लोग वापस आएंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि इतनी रात हो गई और तुम लोग अभी तक वापस नहीं आए। फिर साथ ही उनकी नजर वहाँ पर हमारी लिटिल हिल्डी के ऊपर पड़ती है। वो कहती है ये लड़की कौन है? तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं तकरीबन 60 साल तक इस गाँव में रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे, लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत और प्यारी बच्ची पहले कभी भी नहीं देखी, लगता है कि ये किसी नोबल फैमिली की लड़की है। आर्या से कहती है ग्रैंडमा ये लिटिल हिल्डी है, ये हमें जंगल में मिली थी, जब हम लोग वहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे थे, हमने इस लड़की को अपने साथ ही ले आए क्योंकि इसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ग्रैंडमा आगे बढ़ती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है लिटिल हिल्डी क्या तुम एक नोबल फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो बाल है वो काले रंग के और तुम्हारी आंखें भी काले रंग की हैं। तो लिटिल हिल्डी वहाँ पर अपने बालों की तरफ देखी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इन चीजों को नोटिस नहीं किया था। साथ ही अपना सारी लाती है और कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी नोबल फैमिली से नहीं हूँ। तो आर्या और बारी दोनों ही भागते हुए ग्रैंडमा को जाकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा प्लीज इस लड़की को यहाँ पर रहने देना, लिटिल हिल्डी को हमारे साथ रहने दे, हमारे साथ रहेगी तो फिर काफी ज्यादा मजा आएगा। ये बेचारी और कहाँ पर जाएगी? तो बारी उसे कहता है हाँ ग्रैंडमा इसे हमारे साथ रहने दे, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं बहुत सारे काम करूंगा जिससे बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा, हम लोग इसका पेट भी भर सकते हैं। इसी के साथ ही लिटिल हिल्डी भी वहाँ पर मासूम सा चेहरा बनाकर ग्रैंडमा की तरफ देख रही होती है। तो ग्रैंडमा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम इस लड़की को यहाँ पर रख सकते हो। वो उसे कहते हैं लड़की आज के बाद से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसके बाद से तुम तीनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। तो इस बात से लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए आगे बढ़ती है, ग्रैंडमा के साथ चिपक जाती है, ग्रैंडमा को हक करती है। ग्रैंडमा भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर साथ ही ग्रैंडमा कहती है लिटिल हिल्डी लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी क्योंकि तुम जंगल में अकेली थी, चलो फिर जल्दी से आ जाओ, ग्रैंडमा तुम्हारे लिए खाना बनाती है। लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे यहाँ पर खाना मिलने वाला है। तो नेक्स्ट सीन में अंदर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बच्चे बैठे होते हैं और खाना उनके सामने रखा जाता है। तो बाउल के अंदर खाना पड़ा होता है। यहाँ पर मैं इसको लिटिल हिल्डी नहीं बल्कि अबीसल ही कहूंगा, क्योंकि मुझे लिटिल हिल्डी कहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। अबीसल जो होती है वहाँ पर खाने के ऊपर टूट पड़ती है, जबकि आर्या उसे कहती है अबीसल बस भी करो, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर आराम से नहीं खा सकते? हम लोग जंगल में नहीं, हम लोग घर में, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा खाना तुमसे छीनेगा नहीं। तो अबीसल उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा खा लिया हो। तो बारी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितना खाना खाना चाहती हो उतना खाना खा सकती हो, मैं यहाँ पर सारी जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। सुनने के बाद ग्रैंडमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है आर्या क्या तुम देख रही हो, लगता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर बड़ा हो चुका है, क्या तुम समझ रही हो इस बात का मतलब क्या है? इसके साथ ही आर्या वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जबकि बारी उसे कहता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या कहे जा रही है। हालांकि हमारी बिसल को यहाँ पर इनके किसी बात की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसके बावजूद वो उनको सभी को हंसता हुआ देखकर वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जैसे कि मुझे एक फैमिली मिल गई है। तो अबीसल यहाँ पर हमें साथ साथ अपनी स्टोरी बता रही होती है। अबीसल कहती है कि अब मैं यहाँ पर एक नए परिवार में थी, नए परिवार में जहाँ पर दो लोग थे क्योंकि मेरे दोस्त थे और साथ में ग्रैंडमा थी। ग्रैंडमा क्लियर बहुत ज्यादा अच्छी थी, उनके साथ साथ मैंने इस घर में काफी अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था और गाँव की जिंदगी को जी रही थी। साथ में खेतों की कटाई में भी जाती थी, जहाँ पर मैं उनकी बहुत ज्यादा मदद करती थी, जहाँ तक कि मुझे इंसानों की लैंग्वेज पहले से काफी ज्यादा अच्छे से आ गई, अब मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बात कर सकती हूँ। तो ग्रैंडमा से वहाँ पर गंदम काटना सिखा रही होती है, मुझसे बताती है कि कैसे तुम्हें यहाँ पर अपनी दांती को पकड़ना और साथ ही गंदम को हाथ में पकड़कर उसको किस तरह काटना होगा। ग्रैंडमा से कहती है तुम्हें बस ऐसे ही करना है, क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगी? चलो जल्दी से तुम भी यहाँ पर गंदम की कटाई में हमारा साथ दो। जबकि उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक बड़ा सा साइट पड़ा होता है। वो ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा वो बड़ा सा हथियार किसका है? ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो बड़ा सा साइट वो भी यहाँ पर गंदम की कटाई के लिए है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हम औरतें यहाँ पर छोटी दांतियों को यूज करती हैं। बड़ा साइट जो है वो लंबे कद वाले मर्दों के लिए है जो इसे यूज कर सकते हैं, जिनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो अभी सलून से कहती है ग्रैंडमा मुझे इसे ट्राई करके देखना है। तो वो जल्दी से उस साइट की तरफ आगे बढ़ती है जो कि सामने पड़ा होता है। तो वो साइट की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है इस साइट को मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, ये साइट यहाँ पर मेरी लेंथ के लिए काफी रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसके साथ लॉन्ग रेंज अटैक कर पाऊंगी, मुझे मेरे लिए बहुत ही
अच्छा वेपन बन सकता है। जैसे वो जाकर शायद के ऊपर हाथ डालने लगती है, भारी वहां पर पहुंच जाता है, तो भारी आकर उस वेपन को पहले उठा लेता है, उस शायद को उठा लेता है और साथ ही शायद को सामने की तरफ घुमाते हुए काफी सारी गंदों को एक ही साथ काट देता है। उसे कहता है क्या तुमने देखा इस शायद को ऐसे गैस से चलाते हैं और ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, तुम्हारे जैसी नाजुक लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम मर्दों के लिए है। देखना एक दिन जब मैं एक चर्च नाइट बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं कितनी आसानी के साथ इस तरह के वेपन्स की मदद से बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगा। तो आर्या वहां पर आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम एक नाइट नहीं बन सकते क्योंकि नाइट्स बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, तुम्हारे जैसे कमजोर नहीं होते जो कि कीड़ों से भी डरते हैं। भारी उसे कहता है तुम्हें किसने कहा, तुम बस यहाँ पर बातें कर रही हो, बस इंतजार करो, एक ना एक दिन देखना मैं अपने फादर की तरह एक बहुत ही चर्च नाइट बनकर दिखाऊंगा और देखना फिर मैं यहाँ पर अबिसल्स का मुकाबला करूंगा। तो एबिसल उसके बात सुनने के बाद कहती है तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर अबिसल्स का शिकार करोगे। तो आर्या उसे कहती है लिटिल हिल्डी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं है क्योंकि तुम अपनी जायदाद शायद खो चुकी हो। इस बहुत ही खतरनाक जगह होती है, अबिस के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। जब भी कहीं कहीं बार डार्कनेस वाली अबिस अपीयर होती है तो उसके अंदर से डार्कनेस के सिपाही निकलते हैं, वो सोल्जर्स वो मॉन्स्टर्स होते हैं। हमारे जो चर्च नाइट होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं और उनसे हमें बचाते हैं। हम दोनों और ग्रैंडमा हम लोगों ने एबिसिस की वजह से बहुत ही बुरे हालात का सामना किया, हम लोग बहुत ही बुरे हालात से गुजरे हैं। हम तो क्या यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि एबिसिस की वजह से बर्बाद हुई हैं। एबिसल्स ने आकर बहुत सारे लोगों की जान ली जिनमें हमारे फादर भी हैं। तो एबिसल उसे कहती है क्या तुम्हें एबिसल से नफरत है। आर्या उसे कहती है कि एबिसिस से प्यार कौन करेगा, हम सभी को उससे बहुत ज्यादा नफरत है, सभी इंसान एबिसिस से नफरत करते हैं क्योंकि एबिसिस जहाँ पर भी अपीयर होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आती है, हर तरफ तबाही मचती है और इंसानों की जान जाती है। अगर मुझे भी यहाँ पर कहीं पर से स्ट्रेंथ मिल जाए, मुझे कहीं पर मौका मिल जाए तो मैं एबिसिस के अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मारूंगी। ये बातें सुनने के बाद एबिसल जो होती है उसे काफी सा बुरा लग रहा होता है, वो सोच रही होती है तो इसका मतलब यह है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ ही रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी एबिसल बिस्तर के ऊपर सो रही होती है, लेकिन साथ ही वो एक सपना देखती है जो कि बहुत ही खतरनाक डरावना सपना होता है। तो एबिसल जो होती है अपने बिस्तर के ऊपर से उड़ती है और सामने की तरफ देखती है, वहाँ पर आर्या और उसके साथ भारी होते हैं, वो दोनों वहाँ पर बैठे कुछ कर रहे होते हैं। तो ये उनके पास जाती है, वहाँ पर अंधेरा होता है, तो जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं उन दोनों को पुकारती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या खा रहे हो। वो दोनों वहाँ पर अपने सामने ग्रैंडमा को रखकर रो रही होती है, ग्रैंडमा के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, ग्रैंडमा मर चुकी होती है। इस पास से एबिसल को भी काफी बड़ा झटका लगता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंडमा के साथ क्या हुआ। तो आर्या चिल्लाकर उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने हमें नहीं बताया था कि तुम एक मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर हमारे घर में आकर छुपी हुई थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने यहाँ पर हमारी मदर को मारा है, ग्रैंड मदर को मारा है। तो एबिसल उनसे कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसी के साथ उसके पास डार्कनेस निकलना शुरू होती है और साथ ही वहाँ से बहुत सारे गांव वाले भी निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं हमने अभी जाकर चर्च वालों को बता दिया, बहुत ही जल्दी चर्च के नाइट्स यहाँ पर आते होंगे, वो तुम्हें जरूर पकड़कर मार डालेंगे, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक अबिस की मॉन्स्टर हो जहाँ पर हमारे गांव के अंदर आकर छुपी हुई थी। जैसे वो लोग चिल्लाकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं तो उसी के साथ ही हमारी बिसल की आंख खुल जाती है, आंख खुलती है तो वो एक चीख मारती है। तो आर्या उठ जाती है और उसे कहती है बिसल क्या हुआ है कि तुमने जहाँ पर कोई बुरा सपना देखा है। तुम्हारी बिसल उसे कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, चलो ठीक है तुम सो जाओ। और वो उड़ती है जाकर खिड़की खोलती है और बाहर की तरफ देखती है, खिड़की खोलकर वो ताजा हवा लेती है। जैसे वो खिड़की खोलती है तो वहां पर सामने कार्लोस गोंजालेस दिखाई देता है। कार्लोस गोंजालेस सामने पेड़ के ऊपर बैठा होता है, वो कहती है ये क्या, ये तो वही अच्छा नाइट है जी यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ही कार्लोस वहां से गायब हो जाता है। तुम्हारी बिसल कहती है अब क्या करूं, लगता है कि कार्लोस ने मुझे ढूंढ लिया, अगर नाइट ने मुझे ढूंढ लिया तो फिर इसका मतलब ये मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना हो। एबिसल जो है वो अपने आप को एक परिवार के अंदर काफी अच्छे से डाल चुकी है और इस परिवार के साथ अब अपनी जिंदगी गुजार रही है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहां पर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल, क्योंकि इन सभी लोगों ने फसलों की कटाई किया तो ये रात के वक्त जश्न मना रहे हैं। हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स भी भागते हुए उसी तरफ ही आ रहे होते हैं। आर्या ने एबिसल का हाथ पकड़ा होता है, वो उसे कहती है शुक्र है कि हम लोग टाइम के ऊपर पहुंच गए। ये बारी कहता है शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर पहुंच गए, तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हुए, अगर तुम यहाँ पर पहुंचने से पहले शादी की ड्रेस को ट्राई करने के लिए वहाँ पर नहीं रुक जाती तो हम लोग कब के जहाँ तक पहुंच चुके होते, बस यहाँ पर हमें खाने पीने को मिल जाए। उसी वक्त वहाँ पर से 2 गिलास उठाती है और उसे कहती है हमारे गाँव का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में जितना मजा आता है कहीं पर भी नहीं आता है, जहाँ पर हमें फ्री का खाना फ्री का पीने को मिलता है। साथ ही वो अपने ग्लास को हमारी बिसल के सामने करती है जबकि बिसल उस ग्लास को पकड़ नहीं रही होती। साथ ही वो आर्या से कहती है आर्या तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है। आर्या उसे कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। कहती है मैंने तुम्हारे हाथों की तरफ पहले भी देखा था कि तुम्हारे हाथों के ऊपर जख्म पड़े हुए हैं, मैंने कल तुम्हें खेतों में काम करते हुए देखा था, तुम खेतों में काम करते हुए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, शायद तुम किसी बारे में सोच रही थी, शायद तुम किसी बारे में सोचकर परेशान हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं वेडिंग का ड्रेस अपने लिए ट्राई कर रही थी, मैं वेडिंग का ड्रेस पहन रही थी, उस वक्त भी तुमने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई, मुझे बताओ कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। सर उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो इसी के साथ ही आर्या उसे कहती है मेरी बात को हमेशा याद रखना, चाहे इस दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास एक फैमिली है, मैं ग्रैंडमा और बारी हम तीनों तुम्हारे साथ हैं, चाहे मुश्किल हालात हो चाहे किसी किस्म के भी हालात हो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारी बिसल उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो इसी के साथ ही आर्या उसे कहती है पर हमारे पास अनलिमिटेड फूड सप्लाई है, यानी कि हम लोग जितना खाना चाहिए उतना खा सकते हैं, जितना पीना चाहिए उतना पी सकते हैं, चलो जल्दी से फिर शुरू हो जाओ। बिसल इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में। तो इसी के साथ ही वो भी वहां पर गिलास उठाती है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमारी बिसल वहां पर पीना शुरू करती है क्योंकि वो दारू होती है। एक गिलास पीने के बाद उसे चढ़ जाती है, वो कहती है हाँ ये क्या हो रहा है, ये पीने वाली ड्रिंक तो काफी ज्यादा मजेदार थी लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ धुंधा धुंधा दिखाई दे रहा है, सभी लोग अचानक से हिल क्यों रहे हैं। तो आर्या और बारी दोनों तो वहां पर डांस करने के लिए चले जाते हैं। जो बिसल होती है उसी वक्त उसे सामने कार्लोस दिखाई देता है, कार्लोस सामने खड़ा होता है, वो कहती है ये तो वही नाइट है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 नाइट है, वो उनको काउंट कर रही होती है और कहती है मुझे यहाँ पर इतने सारे नाइट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो लड़खड़ाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो हमारा कार्लोस जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मॉन्स्टर कहीं की तुम यहाँ पर छुपी हुई हो, मुझे
मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखते ही भाग जाओगी, लेकिन तुम भागी नहीं हो। तुम्हें बताया कि इस वक्त मेरे लिए तुम्हें मारना कितना ज्यादा आसान है, मैं सिर्फ एक झटके में तुम्हारी जान ले सकता हूँ। जबकि हमारी बिसल जो होती है उसके बाजू के साथ चिपक जाती है और उसे कहती है मैं भागूंगा क्यों, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मैं आर्या के साथ रहना चाहती हूँ, बारी के साथ रहना चाहती हूँ। तो कार्लोस कहता है लगता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर की अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रही है। पहले मैं जंगल में तुम्हें ढूंढता रहा, मैंने पूरे वुडवार्ड के जंगल में तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम मुझे वहां पर नहीं मिली और मुझे लगा कि शायद तुम किसी और जंगल में चली गई होगी, लेकिन अचानक से तुम मुझे गांव में दिखाई दी। जबकि हमारी अबीसल अभी भी वहां पर एक ही रट लगा रही होती है कि आर्या, बारी और ग्रैंडमा हम तीनों एक साथ रहेंगे, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। तो कार्लोस कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा अजीब है, हालांकि ये एक मॉन्स्टर की बॉडी से निकली है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरे सामने जो कि एक नाइट है जो इसकी जान ले सकता है उसके सामने सो गई है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। हमारी बिसल जो थी वाकई में वहीं पर सो जाती है, तो उसको अपने कंधे के ऊपर उठाता और कहता है कि लड़की मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम क्या हो, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह एक्टिंग करती हो। तो वो उसे उठाता और उसे उठाकर गांव की तरफ चल पड़ता है। तो कार्लोस कहता है कि लगता है कि वापस जाने के बाद मुझे आर्च बिशप के साथ जाकर बात करनी होगी, उनसे बात करनी होगी, इन सारे केसेस के मॉन्स्टर्स के बारे में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। तो अगले दिन हमारी जो अबीसल होती है वो बाहर बैठी होती है खेतों में, वहां पर से फूल उठा रही होती है कि वो फूलों के साथ एक रिंग बनाती है। फूलों के साथ रिंग इसलिए बना रही होती है क्योंकि आज आर्या की शादी है। तो वो कहती है आर्या के सर के ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आज आर्या को ये पहनाऊंगी और उसके बाद जब उसकी शादी होगी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जब वो वहां पर खड़ी होती है उसी वक्त से वहां पर से परिंदों के उड़ने की आवाज आती है। साथ ही वो कहती है काफी ज्यादा फेमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कोई अभी ओपन होने वाली है। तो उसी वक्त ग्राउंड के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, ग्राउंड के अंदर से काले रंग का धुआं भी निकल रहा होता है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत ही जबरदस्त ब्लैक कलर का शैडो निकलता है, ये अभी सी होता है। तो वो कहती है मुझे जाकर गांव वालों को इस बारे में वार्निंग देना होगी। गांव में भी वहां पर कुछ हुआ होता है, गांव में उन्हें लगता है कि अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ग्राउंड हिलता है और काफी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। उस गांव वाले पहले वहां पर से भाग रहे होते हैं, कुछ पत्थरों के नीचे दबे होते हैं। आर्या उनकी मदद कर रहा होता है, आर्या भी उनके साथ ही होती है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमारी बिसल भागती वहां पर पहुंच जाती है और कहती है आर्या तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर से भागने का कहना होगा। कहती है लिटिल हिल्डी तुम्हें हुआ क्या है, जरा सब्र करो, मुझे बताओ हुआ क्या, यहाँ से भागने की जरूरत क्यों है, हमें यहाँ पर सभी लोगों की जान बचानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके नीचे आ चुके हैं, घरों के नीचे दब चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से काफी सारी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो अबीसल से कहती है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये एबिस है, यहाँ पर एबिस ओपन होने वाली है। सभी गांव वाले इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन एबिस यहाँ पर कैसे ओपन हो सकती है। उसे कहता है ये इम्पॉसिबल है, लिटिल हिल्डी तुमने कुछ और देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही चर्च वालों ने यहाँ पर एबिस को मारा था और एबिस जो है वो तकरीबन 6 महीने के बाद ओपन होते हैं। यहाँ पर तो एबिस नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, हमें यहाँ पर लोगों की मदद करनी है। जबकि हमारी आर्या ने अबीसल सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। एबिस यहाँ पर करीब पहुंचता जा रहा है, मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है, इन सभी लोगों को यहाँ से निकालना होगा वरना सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर उसे चोका दिखाई देता है, ये चोका जो कि उसने पहना था, चोका कार्लोस का है। वो कार्लोस के चोके को उठाती है और कहती है हो सकता है ये काम करे, हो सकता है कि उस नाइट का ओहदा नाइट्स में काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसे देखने के बाद ये लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो जाकर वो सैम्बलम लगे हुए स्क्वाड को उठाती है और उन सभी लोगों से कहती है मैं सेक्रेट चर्च के नाम पर तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑर्डर देती हूँ, मैं ऑर्डर देती हूँ कि तुम सभी को इस गांव को छोड़कर जाना होगा, चलो जल्दी करो, सभी लोग ऑर्डर को इस गांव को छोड़ दो। हमारी लिटिल हिल्डी भी यहाँ पर यही सोच रही होती है, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चोका यहाँ पर इन सभी के सामने काम करेगा, सभी लोग इस चोके को देखने के बाद मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। गांव वाले जब कोर्ट पर लगे हुए सैम्बलम को देखते हैं वो लोग कहते हैं तो एक पॉन्टिफ नाइट का कोट है, कैसे हो सकता है लिटिल हिल्डी, ये तो एक छोटी सी लड़की है, ये एक पॉन्टिफ नाइट कैसे हो सकती है और ऊपर से इसके पास ये वाला एम्बलम लगा हुआ कोट कहां से आया। सभी लोग कहते हैं ये तो चर्च के हीरो के लिए है और चर्च के हीरो जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हैं, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आर्या आगे बढ़ते हैं और उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया लिटिल हिल्डी, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर लोगों की जान बचानी है और तुम यहाँ पर लोगों को डरा रही हो और सभी लोगों के सामने क्या बातें की जा रही हो। बिसल उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रही, आर्या मेरा भरोसा करो, मैं मजाक नहीं कर रही। और इसी के साथ ही वहां पर से जबरदस्त शैडो निकलता है, अबिस वहां पर ओपन हो जाती है। अबिस के ओपन होने के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या अबिस के ओपन होने के साथ ही अबिस के अंदर से बहुत सारे ब्लैक कलर के मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जैसे कि हमारी अबिसल थी ऐसी मॉन्स्टर्स वहां पर उनके सामने अपीयर होते हैं। सभी गांव वाले कहते हैं ये क्या चीजें हैं, ये डार्क शैडो क्या है। डार्क शैडो के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है, मॉन्स्टर निकलने के साथ उसके सामने जो बंदा होता है सबसे पहले उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो मॉन्स्टर उस बंदे को वहां पर मार डालता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं आसपास वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि खून के छींटे उनके ऊपर भी पड़ते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो अबिस है, ये तो अबिस है, हमें भागना होगा। अबिस के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं, सभी मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से भागना है। तो सभी गांव वाले वहां से भाग रहे होते हैं, जबकि हमारी अबिसल जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है हमें यहाँ पर से सभी लोगों को लेकर निकलना होगा, किसी सेफ जगह के ऊपर जाना होगा ताकि हम सभी की जान बचा सकें। और बारी भी उसे कहते हैं क्या वाकई में ये कभी से हमें यहाँ पर लोगों की जान बचानी है। उसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई आंटी वहां पर चिल्ला रही होती है मेरी जान बचाओ। हमारा बारी कहता है ये क्या सिस्टर, वहां पर लगता है कोई पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। तो ये लोग भागते वहां पर जाते हैं, तो वहां पर इनकी कोई आंटी होती है, पड़ोसन होती है, तो ये आंटी कह रही होती है। तो आंटी न्यू से कहते हैं आंटी न्यू क्या तुम ठीक हो। न्यू की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि वो एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी होती है, लेकिन उसका बेबी जो होता है वो सेफ होता है। तो वो आर्या से कहती है आर्या मेरे बेबी को बचा लो, मेरे बेबी को बचा लो। आर्या उसके बेबी को उठा लेती है और उसे कहती है आंटी न्यू हम लोग अभी किसी को बुला कर लाते हैं, हम लोग आपको भी बचा लेंगे। पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आंटी उनसे कहती है तुम लोग नहीं कर पाओगे, यहाँ से चले जाओ, मेरे बच्चे उनके पास वो बेबी तो ले लेते हैं। लेकिन उसी वक्त एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है। मॉन्स्टर जैसे अपने बड़े से पंजे के साथ उनके ऊपर अटैक करता है तो आर्या बारी को लेकर जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटती है ताकि अपने आप को बचाया जा सके। वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं उसके प्रेशर की वजह से। मॉन्स्टर ने क्योंकि वहां पर पत्थर के ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारा था, इसी वजह से वहां पर जो आंटी न्यू होती है पत्थर के नीचे दब जाती है। उस बेचारी का सिर्फ और सिर्फ हाथ ही वहां पर नजर आ रहा होता है और बाकी की आंटी न्यू मर चुकी है। ये देखकर बारी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सिस्टर हमें यहाँ से जाना होगा, मैं उठ नहीं पा रहा। वो बेचारा क्योंकि डर के मारे उसकी टांगे कांप रही होती है, इसी वजह से बेचारा उठ भी नहीं पा
रहा होता है। उसे कहती है मेरी भी यही हालत है, मैं भी उठ नहीं पा रही। तो दोनों वहाँ पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस बेचारी के हाथ के ऊपर चोट लगती है। वहाँ पर एक साइड पड़ा होता है और उसके साथ उसके हाथ पर चोट लगती है। यहीं पर से सीन जो होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर आर्या छोटी बच्ची थी। आर्या के फादर एक नाइट थे, तो आर्या के फादर उसके हाथ के ऊपर चोट लगने पर उसके हाथ की पट्टी बांधते हैं और उसे कहते हैं सब कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम्हें अपने डैडी के वेपन को उठाकर यूज करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा से अपने आप को यहाँ पर हर्ट कर लिया ना। बारी भी छोटा सा बच्चा था, तो बारी भी वहीं पर होता है और वो भी साथ ही रो रहा होता है। तो फादर उसे कहते हैं आर्या मुझे नाइट्स के साथ दोबारा से रीग्रुप होने के लिए जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ पर रहो और अपने भाई भाई का ध्यान रखना, चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन भाई एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। तो आर्या उसे कहती है लेकिन डैड तो हर बार जहाँ पर हर्ट होकर वापस आते हो, लगता है कि अभी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं जहाँ पर आप जाते हो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उसके बाद देखना मैं एक नाइट बनूंगी बिल्कुल आप ही की तरह, उसके बाद मैं आपकी तरह एक हीरो बन जाऊंगी और डैडी की तरह डैडी के साथ मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगी, बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगी। डैड उसे कहते हैं कि आर्या तुम्हारे डैड कोई हीरो नहीं है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक नाइट हूँ। उसे कहती है लेकिन डैड तो फिर आप ये सब कुछ क्यों करते हैं? तो उसके डैड से कहते हैं अगर सच बताऊं तो मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर नाइट्स की जो सैलरी होती है वो आम सैलरी से ज्यादा होती है, आम कोई भी जॉब करो तो उससे ज्यादा सैलरी मिलती है। साथ ही वो कहते हैं और वैसे भी मुझे ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। ये चाहता है कि तुम और बारी तुम दोनों यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजारो, तुम दोनों के आसपास कोई भी मॉन्स्टर ना हो, इसी वजह से मैं ये करता हूँ। साथ ही वो कहता है यहाँ पर आसपास गाँव के जितने लोग हैं वो सारे के सारे मेरे अपने लोग हैं, वो सभी हमारे पड़ोसी हैं, कोई तुम्हारी आंटी है कोई तुम्हारा अंकल है, तो फिर उन सभी की जान बचाने के लिए मुझे नाइट बनना पड़ा, उन सभी की जान भी बचाता हूँ। हमारा मकसद यहाँ पर दूसरों को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। फादर उसे कहते हैं जिस तरह तुम यहाँ पर मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती, इसी तरह मैं अपने पूरे परिवार को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि ये पूरा गांव हमारे परिवार की तरह है, इसी वजह से मैं सभी को सेफ रखना चाहता हूँ। अपने डैड से कहती है डैड मैं ग्रैंडमा और बारी दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी और साथ ही पूरे गांव को भी प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसके डैड से कहते हैं इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा, जल्दी से बड़ी हो जाओ। उसके बाद आर्या सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बेचारे घायल हालत में पड़े होते हैं, वो साथ ही रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही साथ पड़े हुए साइड को उठा लेती है, उनके करीब पहुंच जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसी के साथ ही आर्या बच्चे को साइड के ऊपर घास में रख देती है और कहती है फादर मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह हीरो बनकर दिखाऊंगी और सभी लोगों की जान बचाऊंगी। तो वो साइड को उठा लेती है, सामने की तरफ करती है और कहती है मॉन्स्टर आ जाओ। वो अपने साइड के साथ मॉन्स्टर को तो बिल्कुल भी मार नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उस लड़की के अंदर काफी ज्यादा बहादुरी है कि उसने अपने वेपन को मॉन्स्टर की तरफ सामने किया और वहां पर हमें काफी सारा ब्लड दिखाते हैं जो मॉन्स्टर का होता है। इसी के साथ ही मॉन्स्टर के ऊपर आइस से अटैक होता है, क्योंकि हमारी बिसल वहां पर पहुंच जाती है। बिसल अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, सामने एक बड़ी सी आइस वॉल बना देती है। बारी उसे कहता है सिस्टर हेल्दी ये तुम क्या कर रही हो? मॉन्स्टर जो होता है वो उस बड़ी सी आइस वॉल को तोड़ने के बाद बाहर निकल आता है, फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारी बिसल जो होती है वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसका जो बड़ा साइड होता है वो साइड को अपनी तरफ बुलाती है ताकि उसे अपने हाथ में पकड़ सके। उसको पकड़ने के बाद उसके ऊपर आइस से उसे कवर करती है और उस साइड को पावरफुल बना देती है और कहती है मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मार डालूंगी और तुम लोगों को बचा लूंगी। वो आर्या से कहती है आर्या सभी लोगों को अपने साथ लो, जहाँ से निकल जाओ, किसी सेफ जगह के ऊपर चली जाओ, और वो खुद भागती हुई आगे चली जाती है। क्या उसे कहती है लिटिल हिल्डी ऐसा मत करो। तो एबिसल उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, मैं इन मॉन्स्टर्स को मारकर वापस आऊंगी। तो सामने उसके मॉन्स्टर्स होते हैं और एक तरफ हमारी एबिसल होती है। एबिसल मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, सामने से 3 मॉन्स्टर्स आगे बढ़े होते हैं। मॉन्स्टर एबिसल के ऊपर अटैक करता है तो एबिसल ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और मॉन्स्टर को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देती है। फिर साथ ही दूसरे 2 मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एबिसल भागती हुई आगे की तरफ जा रही होती है, वहां पर आगे की तरफ जाने के बाद पीछे की तरफ घूमती है और अपने ब्लेड को घुमाते हुए उनके ऊपर भी अटैक करती है और उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी मार देती है। तो जैसे एबिसल उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देती है उसी वक्त उसे ऊपर से आवाज आती है, उसी आवाज आती है कोई कहता है लोग अनडाइंग एबिस हैं और तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रही हो, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तो हमारी जो एबिसल होती है वो अपनी आइस के साथ एक पिलर बनाती है और ऊपर उसकी तरफ चली जाती है और कहती है तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ये सब कुछ कार्य क्यों रही हो? तो उसके सामने जो एबिस होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। जब एबिसल अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है आइस के साथ और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर नहीं मरने वाले बल्कि तुम मरोगी। तो सामने से उसके सामने जो एबिस होती है वो उसे कहती है तुम मुझे क्यों कर रही हो, हम लोग तो फैमिली हैं। तो साथ ही वो अपने शैडो के साथ से पूरी तरह से वहां पर कवर कर लेती है और उसे कहती है हम लोग एक ही फैमिली से हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारी तरह है, तुम हमारी तरह हो। एबिसल उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाली बीस मॉन्स्टर जो होती है वो हमारी एबिसल से कहती है कि यार तुम यहाँ पर मुझे रोकी क्यों रही हो, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इंसानों को मारना और तुम्हारा भी यही मकसद था। एबिसल उसे कहती है कि हम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इंसानों को क्यों मारूं। सामने वाली एबिसल से कहती है कि ये सब कुछ तो हमारे गॉड्स के ऑर्डर है, गॉड ने हमें कहा था कि हमें ये सब कुछ करना है, हमें इस ऑर्डर को ठीक करना है, इस दुनिया के ऑर्डर को ठीक करना है इंसानों को मारकर। तो एबिसल उसे कहती है ये किसी भी गॉड की विल नहीं हो सकती, ये किसी गॉड की विल कैसे हो सकती है कि हम लोग दुनिया को ठीक करने के लिए निर्दोष इंसानों की जान ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सामने वाली एबिसल से कहती है तुम वाकई में जहाँ पर इन कमजोर घटिया क्रीचर्स को बचाना चाहते हो, इन कमजोर लोगों को के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इनको नहीं बचाया जा सकता, तुम्हें भी यहाँ पर इनके साथ ही मरना होगा। और हमारी एबिसल के ऊपर भी अटैक करती है, तुम्हारी एबिसल अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो जख्मी होकर नीचे की तरफ गिर जाती है। तो एबिसल ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है और फिर साथ ही वहीं पर अपने आप को संभालती है। तो वहां पर उसके नीचे ड्रैगन आ जाता है, ड्रैगन उसे अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है। तो एबिसल भी व्हाइट ड्रैगन को वहां पर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि वो दूसरी एबिस जो होती है, एबिस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करती है, तो वो मॉन्स्टर जब हमारी एबिसल के ऊपर अटैक करती है वहां पर ऑक्टोपस की तरह बहुत सारे टेंटिकल्स बना लेती है और अपने टेंटिकल्स के साथ हमारे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। जबकि ड्रैगन उसके टेंटिकल्स के अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर एबिसल अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और उस एनर्जी बॉल को उसके ऊपर थ्रो करने लगी है। तो वो ड्रैगन से कहती है ड्रैगन तुम्हें बस थोड़ा सा और करीब जाना होगा, वहां पर करीब जाकर मैं उसके ऊपर अटैक करूंगी। तो ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, साथ ही अपने मुंह के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है, तो वो भी अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी बीम को रिलीज कर सकता है। तो एनर्जी बीम को रिलीज करते हुए सामने की तरफ टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन उसके टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करता
करते हुए हमारी बिसल को दूसरी एबिस मॉन्स्टर के करीब पहुंचा देता है। तो वो जो मॉन्स्टर होती है वो अपने टेंटिकल्स के साथ हमारे ड्रैगन को वहां पर जकड़ लेती है। ड्रैगन को पूरी तरह से उसने अपने टेंटिकल्स के अंदर बांध लिया है, जबकि हमारी बिसल के ऊपर भी अपने टेंटिकल के साथ अटैक करती है। लेकिन बिसल अपने हाथ में जो एनर्जी बॉल क्रिएट कर रही होती है उस एनर्जी बॉल को लेकर ऊपर की तरफ जंप करती है और उसके टेंटिकल के साथ ही भागती हुई ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। टेंटिकल को यूज करते ऊपर की तरफ चढ़ती है और साथ ही सामने की तरफ अपने उस एनर्जी बॉल को थ्रो कर देती है। जब वो एनर्जी बॉल को सामने की तरफ थ्रो करती है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जो धमाका होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसी धमाके के साथ ही हमारी बिसल सोच रही होती है क्या मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, क्या वो मॉन्स्टर मर गई है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से कहां पर मरने वाली है। वो मॉन्स्टर फिर से अपने टेंटिकल को निकालती है और बिसल के ऊपर अटैक कर देती है। वो बिसल के ऊपर अटैक करती है, उसे गर्दन से पकड़ लेती है, अपने टेंटिकल को उसके गले में लपेट कर उसे कहती है तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे गार्ड को धोखा दिया है, तुमने गार्ड को धोखा देकर इंसानों का साथ दिया है, तुम्हें भी यहाँ पर इन सभी इंसानों के साथ ही मरना होगा। इसी के साथ ये बिसल फिर से अपने हाथ में अपने शायद को क्रिएट कर रही होती है आइस के साथ। वो कहती है मैं जहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मार सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। बिसल अपने हाथ में अपने बड़े से शायद को क्रिएट करने के बाद उसके टेंटिकल के ऊपर अटैक करती है ताकि उसके टेंटिकल को काट सके। लेकिन मॉन्स्टर जो होती है वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए सिर्फ एक उंगली के साथ ही जो आइस क्रिस्टल का बना हुआ वेपन होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो मॉन्स्टर बिसल से कहती है कि तुमने हमारे गार्ड की व्हील्स को ठुकराया, इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। और वो फाइनली हमारी बिसल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो क्या ये हमारी बिसल को मार डालेगी, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बिसल यहाँ पर कैसे बचेगी ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।